हेलो दोस्तों, एलडी सीरियल में टेकर मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 20 का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। यह क्वेश्चन साउथ सेंट्रल रेलवे नंदेड़ डिवीजन का यह क्वेश्चन है। हम लोग पार्ट 1 में 52 तक क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। हम लोग 53 से आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो बहुत ही रोमांच होने वाला है। चलिए देर न करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं। हो सके तो कॉपी कलम लेकर के बैठें। जो भाई टेस्ट दिए हैं उन लोगों को तो अनिवार्य रूप से लेकर बैठना है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में प्रत्येक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा। वीडियो को रोक रोक करके उसको नोट करते जाएंगे। चलिए हम 53 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 नंबर में क्या कह रहा है कि बफर आवरण दीवार की सामान्य मोटाई कितना होता है। बफर की बात कर रहा है। आईसीएफ में आप लोग देखते होंगे, यहाँ पर एक बफर जो लगा रहता है, इसका यह प्लेट की जो है मोटाई कह रहा है कितना होता है, आवरण की मोटाई जो है कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन को हम देख लेते हैं। देखिए 10.5, 11.5, 13.5 और 15.5। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा सा पेंसिल ले लेते हैं। तो इसका सही आंसर जो है 11.5 हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो डायमेंशन वाला क्वेश्चन है, आप खुद इसको पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं। चलिए 54 नंबर का था, रेल सिर से ऊपर मानक बफर स्टॉक की ऊंचाई कितना होता है। अब देखिए रेल सिर से ऊपर मानक बफर स्टॉक की अधिकतम ऊंचाई, देखिए यहाँ पर अधिकतम की बात किया गया है। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई जब होगा जब गाड़ी खाली स्थिति में होगा, अर्थात टेयर कंडीशन में होगा। ठीक है, तो अधिकतम जो है 1105 mm होता है। ठीक है, कितना होता है 1105 mm होता है, और न्यूनतम 1030 mm होता है। कितना होता है 1030 mm। अब देखिए यहाँ पर जो है अधिकतम पूछा है शीर्ष, रेल शीर्ष से मतलब रेल स्तर से ऊपर जो है अधिकतम ऊंचाई 1105। इसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में यह पूछ देता है कि गाड़ी के खाली स्थिति में अर्थात टेयर कंडीशन में ऊंचाई कितना होगा सीबीसी का। ठीक है, तो वो भी 1105 होगा। ठीक है, और ये जो है लोडेड कंडीशन में या न्यूनतम अगर पूछ देता है तो 1030 होगा। और इससे और क्वेश्चन एक और पूछ देता है कि मान लेते हैं कि यह दोनों सीबीसी है, यहाँ पर गाड़ी है, तो यह सीबीसी के मतलब कि ऊंचाई में, हाइट में कितना का अंतर होना चाहिए या इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसको जब घटाते हैं तो यहाँ पर 75 mm आता है। ठीक है, तो यह सीबीसी की ऊंचाई यानी हाइट में जो है अंतर 75 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अधिकतम हो गया, न्यूनतम हो गया, और इतना से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 55 नंबर में क्या कर रहा है कि एच टाइप सीबीसी कपर की ढुलाई क्षमता। ठीक है, यानी हॉलिंग कैपेसिटी यह पूछ रहा है। ठीक है, यानी खींचने की शक्ति जो है, हॉलिंग कैपेसिटी या ढुलाई क्षमता पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा आपको 9000 टन हो जाएगा। ठीक है, सीबीसी का हॉलिंग क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है 9000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग 100% नोट कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 में क्या कह रहा है कि OBHS पर डैश पर किया जाता है। ठीक है, तो यह जो है OBHS जो है ट्रेन पर किया जाता है। ठीक है, ट्रेन पर अर्थात या पिट लाइन या ऑपरेटर में कहीं ये सब नहीं के। देखिए इसको हम थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा लेते हैं। देखिए ऑन ट्रेन, इसका सी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्रेन पर ही OBHS किया जाता है। ठीक है, 57 में हम चलते हैं। 57 में क्या कह रहा है कि आईसीएफ कोच का अंतिम शरीर पर पीली पट्टी क्या इंगित करता है। अब यह कोच जो होता है, कोच के लास्ट वाला बोगी जो है उस पर देखिएगा कि पीली पट्टी इस टाइप से क्रॉस किया हुआ रहता है। ठीक है, तो यह जो है कह रहा है पीली धारिया जो है पट्टी क्या इंगित करता है। ठीक है, तो यह जो है एंटी टेलेस्कोपिक, इसको मतलब यह मतलब कि क्या बोलते हैं, इसको इंगित करता है या सूचित करता है या निर्देश करता है। कहने का तात्पर्य है कि इससे यह सूचित हो जाता है कि इसके बाद कोई गाड़ी नहीं है, अर्थात यह अंतिम कोच है। ठीक है, अर्थात एंटी टेलेस्कोपिक इसका अर्थ होता है इसके बाद कोई गाड़ी नहीं है। ये तो सब सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है यह क्वेश्चन। ठीक है, जिस पर डिटेल बताने वाला होगा, मैं पूरा एकदम डिटेल बताऊंगा आपको, छीट करके एकदम। देखिए कह रहा है किसके अंदर डिटेक्शन ट्यूब होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है यह क्वेश्चन जो है, कहीं आपको क्वेश्चन मिलता है कि बफर के अंदर रहता है, कहीं हेड स्टॉक के अंदर रहता है। ठीक है, तो
देखिए यहाँ पर सीबीसी जो होता है, क्या बोलते हैं, सेंटर बफर कपलर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो गाड़ी जैसे कि हम यहाँ पर एक एक कोच बना देते हैं, कोच बनाते, तो यहाँ पर जो है तो दो हेड स्टॉक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक होल होता है जिसमें सीबीसी हम लोग का बाहर अंदर तक घुसता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक बफर होता है, ठीक है ना, बफर सीबीसी यानी सेंटर बफर कपलर। तो इसी बफर के अंदर जो है मतलब कि क्या बोलते हैं, डिट्रैक्शन ट्यूब होता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं आपको आ जाता है हेड स्टॉक के अंदर, तो मान लेते हैं कि यह हेड स्टॉक के अंदर ही तो सीबीसी घुसा हुआ है अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि जब बफर जब ऑप्शन में नहीं होगा तब जाकर के सीबीसी क्या बोलते हैं इसको, हेड स्टॉक होगा, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, बफर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए एलएचबी कोच का व्हील का व्यास कितना होता है, ठीक है। तो नए व्हील व्यास जो है 900 जो है 15 mm होता है। कितना होता है, 915 mm। यहाँ नीचे जो डी नंबर में दिया हुआ है 915 mm, ठीक है, 915 mm इसका। अब इसमें जो है कंडमिंग साइज जो है, यहाँ पर एलएचबी की बात किया है, ठीक है। तो एलएचबी का कंडमिंग साइज जो है 845 होता है और 855 होता है, ठीक है। अब ये कहिएगा कि सर अगर दोनों ऑप्शन में दिया रहे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि कहीं हम 845 देखते हैं, कहीं 855 देखते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, क्यों अलग अलग देता है। तो बहुत जगह वीडियो में आप देखिएगा कि कहेगा लोग क्या कि अब इतना जो है पहले 845 था अब 855 मतलब हो गया है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। तो आखिर बात क्या है, देखिए यहाँ पर जो है पहिए का मतलब कि कंडमिंग साइज या न्यूनतम व्यास भी कह सकते हैं, जब आपका वेव थिकनेस, ठीक है, वेव थिकनेस यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम हिंदी में ही लिख देते हैं, वेव वेव थिकनेस, वेव थिकनेस जो है 17 प्लस 3 mm, ये एम है, 17 प्लस 3 mm अगर रहे वेव थिकनेस तो आपको कहने का तात्पर्य है कि 845 mm होगा, ठीक है। आज जब वेव थिकनेस जो है 14 प्लस 3 mm होगा तो जाकर के 855 mm होगा, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में वेव थिकनेस नहीं रहता है, ठीक है, ये भी आपको डिटेल में बता दूं। आपके क्वेश्चन में कहीं कहीं देखिएगा वेव थिकनेस नहीं रहता है, डायरेक्ट बोल देगा कि कंडमिंग साइज कितना होता है और दोनों ऑप्शन में दे देगा। तो उस स्थिति में 855 मारेंगे, जब आपका वेव थिकनेस नहीं दिया रहे और ऑप्शन में दोनों रहे तो 855 मारेंगे, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक दिया है तो आप मार ही सकते हैं 855 45। अगर वेव थिकनेस दिया है 17 प्लस 3 और 14 प्लस 3 तो आप जान रहे 17 प्लस 3 होगा, अर्थात जब यह अंक बढ़ेगा 17 तो 45 इधर अंक घटेगा, इधर अंक घटेगा तो इधर अंक बढ़ेगा, अर्थात 45 से 55 हो जाएगा। यही बात ध्यान में रखेंगे और याद करने का ट्रिक और तरीका इसी को हम अपनाएंगे। जब अंक बढ़ेगा तो इधर अंक घटेगा, इधर घटेगा तो इधर बढ़ेगा। तो वेव थिकनेस अगर दिया रहे तो अपना मार सकते हैं, अगर वेव थिकनेस नहीं दिया है, दोनों ऑप्शन में दिया है तो 855 मारेंगे, कोई एक ही दिया है तो आप मार ही सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको एलएचबी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है आईसीएफ के लिए जो है कंडमिंग साइज जो है 825 mm होता है, ठीक है, 825 mm होता है। लेकिन यह रनिंग पीरियड के लिए है, ठीक है। लेकिन जब आपके क्या बोलते हैं वर्कशॉप में अगर आ जाता है व्हील और उसको अगर न्यूनतम मतलब कि लास्ट स्थिति तक अगर हम उसको इशू करते हैं, जिसको हम लोग शॉप इशू कहते हैं, शॉप इशू न्यूनतम कितना तक हम शॉप इशू कर सकते हैं, तो 800 क्या इतना होता है, 837 mm होता है, ठीक है ना, 837 mm। इससे जो है मतलब नीचे हम लोग सॉफ्ट इशू नहीं करते हैं, ठीक है, 837 mm से। लेकिन ये जो है आपका 825 कंडमिंग साइज होता है और न्यू जो है एलएचबी और आईसीएफ का दोनों का 915 mm ही होता है। तो अच्छा ढंग से हमको जहां तक विषय के समझ गए होंगे, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर नई क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को बैक करके देखें, ठीक है। अब कह रहा है कि कट ऑफ एंगल कॉक डैश के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है।
कट ऑफ एंगल कॉक जो है किसके लिए प्रदान किया गया है। तो कट ऑफ एंगल होता कहाँ है, पहले मैं जल्दी मैं बता दूं। मान लेते हैं कि यह गाड़ी है, गाड़ी के अंत में लास्ट में देखते हुएगा कि दो ठो होज पाइप लटका हुआ रहता है, जो कि एक होता है बीपी का और एक होता है एफपी का, ठीक है ना। यानी बीपी माने ब्रेक पाइप और एफपी मतलब कि फीड पाइप, ठीक है। और यहाँ पर जो है कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है, ठीक है। और इसका हैंडल जो है इस टाइप से रहता है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन कर रहा है कट ऑफ एंगल को डैश के लिए प्रदान किया गया है, तो बीपी और एफपी दोनों के लिए यह प्रदान किया गया है, ठीक है। बीपी और एफपी और कट ऑफ एंगल कॉक से यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि खुली स्थिति में, अर्थात खुली स्थिति में कट ऑफ एंगल कॉक का हैंडल किस पोजीशन में होगा। तो खुली स्थिति का मतलब ये ना कि यहाँ पे कट ऑफ एंगल कॉक खुला है, वो बात नहीं। अर्थात खुली स्थिति का मतलब ये हो गया कि ये पाइप के अंदर हवा आवागमन हो रहा है, अर्थात पाइप के अंदर हवा आ रहा है और जा रहा है, मतलब कि हवा खुला है। उस स्थिति में आपको क्या बोलते हैं, कट ऑफ एंगल कॉक का हैंडल कैसा होगा, तो वो पाइप के समानांतर होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइप के समानांतर होगा, लेकिन वही बंद स्थिति में वर्टिकल हो जाएगा, अर्थात इसको उठा देंगे, या परपेंडिकुलर भी ऑप्शन में आपको रहता है। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि इसको इधर नचा देंगे, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये बात हमको जहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और बीपी का होज पाइप कट ऑफ एंगल कॉक पूछता है कि किस रंग का होता है, तो वो व्हाइट कलर अर्थात सफेद कलर का होता है, और बीपी का जो है ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और बीपी का प्रेशर जो है 5 kg पर सीएम स्क्वायर होता है, और एपी का जो है 6 kg पर सीएम स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आप लिख लेंगे। जहां तक विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें, यही आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं। इतना मेहनत करते हैं, आप लोग को केवल लाइक शेयर ही तो करना है। आप लोग अपने डिवीजन में या जहां पर काम करते हैं वहां नहीं करेंगे, अदर जोन में तो कर सकते हैं, अपने आपके दोस्त जहां काम कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि BOVR बैगन की रेल स्तर से कुल ऊंचाई। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो BROBN वैगन का जो है रेल स्तर से ऊंचाई जो है 37-35 होता है, अर्थात 3735 3735। इस तरह याद आपको हो जाए तो अच्छा है, लेकिन हम तो याद करते हैं 3735, ठीक है ना, 3435। यानी देखते हैं फिएट बोगी का जो है, फिएट बोगी का जो है क्या बोलते हैं लंबाई, जिसको हम बोलते हैं, तो 34-35 नहीं 35-34 है, 35-34 इस तरह हम याद करते हैं। चौड़ाई जो है 30-30 इस तरह याद करते हैं तो जल्दी याद होता है, याद करने का यह तरीका है, ठीक है ना। उसी प्रकार यह पूछ रहा है कि BROBR बैगन का कुल ऊंचाई मतलब कि रेल स्तर से कितना होगा, तो इसका जो है 37-35 हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से अब हम आपको ये भी बता दें कि LHB का रेल स्तर से ऊंचाई कितना होगा। रेल लेवल से ऊंचाई जो है 3 टायर का, यहाँ पर ACCN हम लिख देते हैं, ACCN, ठीक है, ACCN यानी AC3 टायर का जो है, मतलब नहीं ACCN माने 3 टायर, ठीक है। तो ACCN का रेल स्तर से ऊंचाई जो है 42-50 हो जाता है। अब आप कहेंगे नहीं सर हम तो 40-39 देखे हैं, तो 40-39 जो है ACCN के अलावा, ACCN का मतलब 3 टायर, AC का मतलब AC, इसके अलावा रेल स्तर से पूंछ की ऊंचाई 3 टायर के अलावा 40-39 mm होता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, जल्दी नहीं मिलेगा, एक जगह मिलेगा लेकिन कई जगह मिलेगा, ढूंढने में आपको परेशानी होगा। एक जगह नोट कर ले, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लोग जब वीडियो देखें तो कॉपी कलम नोट लेकर के बैठे। विशेष करके जो हमारे जो कर्मचारी भाई जो हमसे जुड़े हुए हैं, टेस्ट जो देते हैं, उन लोग को तो 100% लिखना ही है, ठीक है। तो ये जो है आपका ACCN का हो गया, मतलब AC3 टायर का, AC3 टायर के अलावा ये 40-39 हो गया, ठीक है। और ये आपका BROBN वैगन का ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका क्लियर होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक ICF का लिख दें, ICF का रेल स्तर से मतलब पूंछ की ऊंचाई जो है 4200 mm है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। डायमेंशन वाला वीडियो जाकर के देख लेंगे, हम आपको एक बार और दिला देते हैं याद, ठीक है। नहीं तो मैं बोलता हूं, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक करके लिख लेंगे। जैसे कोच की लंबाई, LHB कोच का, LHB के मैं केवल बता रहा हूं, ध्यान रहे, LHB का लंबाई सिरे से सिरे तक
23,540। कोच की लंबाई सीबीसी टू सीबीसी 24,000 mm। रेल लेवल से कोच की ऊंचाई अर्थात 3 टायर के अलावा जो मैंने अभी बताया 40-39। रेल लेवल से कोच की ऊंचाई 3 टायर अर्थात एसी 42-50। रेल लेवल से कोच की ऊंचाई डबल डेकर 43-66 mm, सब में mm लगा हुआ है। कोच की चौड़ाई डबल डेकर के अतिरिक्त 32-40। कोच की चौड़ाई डबल डेकर 30-50। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग हम 3-4-5 इसे बोल दे रहे हैं कि आप सब चीज उसमें डायमेंशन वाला वीडियो में लिखा हुआ है, जाकर देख लें, या जो पीडीएफ लिए हैं वो जाकर पढ़ लें। ठीक है, दोनों सेंटर पिवोट की दूरी 1450। रेल लेवल से कोच की न्यूनतम ऊंचाई 102 mm। ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई मतलब जैसे मान लेते हैं कि यह कोच है, नीचे जो है बायो टॉयलेट बहुत कुछ लटका हुआ रहता है, यहाँ पर रेल स्तर रहता है, यहाँ से न्यूनतम ऊंचाई जो है आपका 102 mm होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। सीबीसी की अधिकतम टेयर कंडीशन में 1105 आप अभी हमने बताइए किया, न्यूनतम 1030। ठीक है, और 100 पीसी जो है 1090 हो जाता है, अभी मैंने बताया। ये सब जो है क्या बोलते हैं डायमेंशन वाला वीडियो में जाकर के देख लेंगे। ठीक है, हम कितना लिखेंगे सुन करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए आप पीडीएफ जाकर पढ़िए। चलिए, वक्स वैगन को डैश एक्सल लोड के लिए बनाया गया, मतलब वक्सन वैगन को जो है एक्सल लोड कितना के लिए मतलब डिजाइन किया गया, यह क्वेश्चन आपसे यह कर रहा है। ठीक है, कई नंबर क्वेश्चन है आपको 62 नंबर। ठीक है, तो वक्सन वैगन को डैश एक्सल लोड के लिए डिजाइन किया गया था, या 20.3 टन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, मतलब कि 20.3 टन के लिए बनाया गया। ठीक है, और वहीं एसी कोच के एक्सल लोड जो है 25.3 टन के लिए लगभग बनाया गया है। और नॉन एसी जो है, नॉन एसी यह जो है 16 टन के लिए मतलब एक्सल लोड इसका, ओ सॉरी, एसी के लिए देखिए कभी कभी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है ना, तो एसी के लिए 16.3 टन होता है, और नॉन एसी के लिए 13 टन होता है। 25 टन जो है दूसरा कुछ का डेमू मेमू का 22 टन वगैरह सब होता है, हम उसका पर दिमाग चला गया। ठीक है, तो एसी के लिए 16.3 और नॉन एसी के लिए 13 टन होता है। ठीक है, इसी में कभी कभी गड़बड़ बोला जाता है तो कमेंट आने लगता है कि सर आप ऐसे बताते हैं, ऐसा होता है, ऐसा माइनर चीज है। मान लेते हैं इतना क्वेश्चन बता रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाएगा, तो वो सब जो है बोलने में जो है थोड़ा सा, अब आप कहिए थोड़ा सहूलियत से बोलिए, तो अब कहने का मतलब है कि बहुत सारा क्वेश्चन बताना है, दिमाग थोड़ा बहुत हो ही जाता है इधर उधर। चलिए, बॉक्सन वैगन में ब्रेक ब्लॉक की मानक मोटाई। ठीक है, बॉक्सन वैगन का ब्रेक ब्लॉक का मानक मोटाई यह पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका 58 mm हो जाएगा। ठीक है, बॉक्सन वैगन के लिए कपलर्स की लंबाई यह पूछ रहा है, बॉक्सन वैगन का कपलर्स का लंबाई यह पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो है सी हो जाएगा, अर्थात 10,713 mm सी नंबर हो जाएगा, 64 के सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब रटने वाला है, आप लोग एक सारणी बना लेंगे, ऐसे इस प्रकार सारणी बना लेंगे। ठीक है, यहाँ LHB ICF या वक्सन बोबेन BLC लिख लेंगे, उसके सामने जो है सब मतलब लिख लेंगे और एक बार में रट्टा मार लेंगे। ठीक है, और नहीं तो सारणी अगर वीडियो देखकर आप नहीं बनाते हैं तो जो भाई पीडीएफ लिए हैं डायमेंशन वाला पीडीएफ उठाकर पढ़ लें, सारा उसमें सारणी बनाकर दिया हुआ है। चलिए, तो आधुनिक कोच फैक्ट्री कहाँ है, यानी MCF। ठीक है, MCF जो है आधुनिक कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली में है, ये सभी को पता है। ठीक है, इसमें विशेष हमको बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए ANMG, देखिए इसमें थोड़ा सा आ जाता है डिटेल। ANMG का फुल फॉर्म होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स। ठीक है, ANMG का फुल फॉर्म होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स, इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये जो ANMG जो है किस काम के लिए लाया जाता है, और ANMG है क्या। ऐसे तो आप पढ़ लिए न्यू मॉडिफाइड गुड्स, लेकिन ये है क्या। तो जितने भी पुराने जो ICF कोच जो था, ICF, तो ICF कोच में जो जितने भी सीट जो लगल था, सीट या पंखा जो भी कुछ जो लगल था, इस सारा को काट कूट करके एकदम फ्रेश करके नीचा अच्छा ढंग से प्लेट बिछा करके, और यहाँ पर जो है इंड वाल की तरफ जो है मतलब दरवाजा बना दिया गया है। ठीक है, और इधर से जो है कहने का तात्पर्य है इसमें घुसने के लिए मतलब गेट खोल दिया गया, और इधर से जितने भी खिड़की दरवाजा जो भी था सब जो है बंद कर दिया जाता है। ठीक है,
आईसीएफ का जो जितने भी कोच है, ठीक है, उसको जो है धीरे धीरे एनएमजी में बदला जा रहा है, क्योंकि अब नया जो है कोच अब एलएचबी का चल रहा है और धीरे धीरे आईसीएफ को खत्म किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। तो आखिर आईसीएफ जो अच्छे अच्छे जो डिब्बे हैं, आखिर उसको हम करेंगे क्या? तो उसको एनएमजी में बदला जा रहा है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स में। गुड्स माने मालगाड़ी के रूप में मतलब उसको बदला जा रहा है। तो अंदर के जितने भी मतलब कि सीट या पंखा जो भी कुछ है सब बंद करके नीचे प्लेट बिछा करके इसको बदला जा रहा है। अब इसमें यह क्वेश्चन उठता है कि आखिर इस तरह क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन आता है कि न्यू मॉडिफाइड गुड्स में किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है मारुति कार या गाड़ी जो भी है, टू व्हीलर फोर व्हीलर, उसको जो है मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपके ऑप्शन में रहेगा कार, तो आप कार मारेंगे। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, दो डिब्बों के युग्मन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? दो डिब्बा अगर दो कोच है तो उसको मतलब जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण शर्त क्या है? ठीक है, तो इसमें जो है बी नंबर में देखिए, दोनों कपलर संग्रह सीमा के भीतर होना चाहिए। देखिए एक ही शब्द में यह खत्म कर दिया कि सीमा के भीतर। अब सीमा के अंदर तो बहुत कुछ हो जाता है। इसका कपलर का हाइट देखेंगे, उसका जो है रिब का जो पोजीशन देखेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, उसका मतलब नकल, बहुत कुछ देखेंगे। ठीक है, तो जो भी इसमें नियम कानून सीमा है उसके भीतर होने, एक ही शब्द में यह खत्म कर दिया कि जो भी नियम कानून है उसके भीतर होना चाहिए। ठीक है ना, यानी सीमा के भीतर होना चाहिए, अर्थात इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 67, दोनों कपलर के संरेखन, देखिए ये भी है। ठीक है, दोनों कपलर संरेखन मतलब सीधी रेखा में होना चाहिए और सीमा के भीतर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हम ए ऑप्शन ना पढ़ के डायरेक्ट इसको यहाँ पढ़े। ठीक है, तो कपलर संरेखन होना चाहिए सीधी रेखा में, और क्या बोलते हैं, सारे जितने भी संग्रह का जो सीमा, दोनों कपलर्स का संग्रह जो है सीमा के भीतर होना चाहिए, यानी बोथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, एक पहिए पर कितने ब्रेक डिस्क? देखिए ब्रेक डिस्क के बारे में मैंने इसी के पार्ट 1 में मैंने बताया था। ठीक है, आप पार्ट 1 जाकर के देखें, लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी बता दूंगा। ठीक है, देखिए एक बात और आप लोगों से कहूंगा, क्योंकि इसमें कमेंट आते हैं कि सर पुराना क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग क्वेश्चन के देखें, सही पढ़ने वाला लड़का जो होता है कहाँ का क्वेश्चन है, कब का क्वेश्चन है, यह नहीं देखता है। वह क्वेश्चन देखता है कि आखिर क्वेश्चन कैसा है। एक पढ़ने वाला लड़का जो है वो क्वेश्चन के हर एक बारीकी को देखता है और प्रत्येक क्वेश्चन को अपने दिमाग में या कॉपी में या नोट्स में बैठाना चाहता है। कब का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है, इस पर ध्यान नहीं देता है जो अच्छा पढ़ने वाला लड़का होता है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को पकड़िए, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं ध्यान दीजिए कि कब का और कहाँ का क्वेश्चन है। न्यू क्वेश्चन फलना चिलना, न्यू क्वेश्चन क्या होता है भाई? उसी क्वेश्चन को आज हम पूछे तो न्यू हो गया, 5 साल पहले पूछा है तो पुराना हो गया, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पकड़िए, ये थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आप सब लोग का पढ़ने का सोचने का अपना अपना तरीका है। ठीक है, हर आदमी को देखने का नजरिया जानबे करते हैं, अलग अलग होता है। किसी को कोई बहुत सुंदर लगता है, उसी वही व्यक्ति को कोई दूसरा आदमी देखेगा तो बहुत अच्छा लगता है। वही बात है, हर एक आदमी को देखने का नजरिया अलग अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कोच में प्रयुक्त होने वाले अग्निशामक का प्रकार। तो कोच में प्रयोग होने वाले डीसीपी टाइप यानी ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है कोच में प्रयुक्त, कोच हो, देखिए यहाँ तक है, ठीक है, कोच दिया हुआ, कहीं लिखता है कि एसी कोच में। ठीक है, तो एसी कोच या चाहे नॉन एसी कोच हो, ठीक है, सभी में अब ड्राई केमिकल पाउडर का ही प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अर्थात डीसीपी टाइप का, या वर्कशॉप में भी यानी हर जगह डीसीपी टाइप का ही अब प्रयोग किया जाए। ऐसे तो सारे प्रकार के सिलेंडर जो है फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर लटका हुआ रखा हुआ रहता है, परंतु सबसे अधिक अभी अब आजकल डीसीपी टाइप का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यह हर एक प्रकार की ABCDE5 प्रकार तक जो आग होते हैं वो सारे प्रकार के आग को बुझाने में सक्षम है डीसीपी टाइप, इसलिए डीसीपी टाइप का प्रयोग किया जा रहा है आजकल। ठीक है, चाहे वो कोच हो या वर्कशॉप हो या कहीं भी, हर जगह डीसीपी टाइप का। ठीक है, एसी हो नॉन एसी हो, हर जगह। ठीक है, अब इसमें एक और डीसीपी टाइप में एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि इसको रिफिल कितना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इसको रिफिल कब हम कर, फिर से उसको कब भरते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से जो है 1 वर्ष पर भरा जाता है। ठीक है,
1 वर्ष पर उसको फिर से भरा जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब नहीं सर 3 महीना पर भरा जाता है, नहीं 3 महीना पर क्वार्टरली उसको चेक किया जाता है, उसको विजिट जो है लिख लीजिए। इस पर कंफ्यूज आप लोग करते हैं, इसीलिए हम बात इसको बता रहे हैं। रिफिल जब आ जाए आप लोग को मतलब कि हिंदी में उसको फिर से कब भरा जाए जाता है, तो 1 वर्ष पर उसको फिर से भरा जाता है, लेकिन चेक किया जाता है क्वार्टरली, अर्थात 3 महीना पर उसको चेक किया जाता है, ठीक है ना। हमेशा उसको चेक करते रहते हैं, कितने दिन पर, 3 महीना पर, लेकिन उसको फिर से भरा जाएगा 1 वर्ष पर। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों है और यह जल्दी आपको नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करा कि एलएसबी कोच में लगे ब्रेक डिस्क की संख्या, ठीक है। तो ब्रेक डिस्क के बारे में तो मैंने बहुत कल डिटेल में मैंने बताया है, मतलब पार्ट 1 में, फिर से जाकर देख लेंगे। लेकिन मैं संख्या या पूछ रहा है, ठीक है ना, तो मैं एक बोगी की पहले चर्चा, पहले एक एक्सल की बात करूंगा, ठीक है। यह एक एक्सल है, यह मान लेते हैं कि चक्का है और यहाँ पर एक डिस्क लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक एक्सल पर 2 डिस्क होते हैं। जब एक एक्सल पर 2 डिस्क हैं तो आप जान रहे हैं कि कोच में जो है 4 एक्सल होता है। तो 4 एक्सल का मतलब ये हो गया कि 4 गुना 2 अर्थात आपका 8, आपका 8 जो है डिस्क हो जाता है, ठीक है ना। और डिस्क के बारे में मैंने कल पूरा डिटेल में मैंने बताया था, लेकिन फिर भी आज भी यार देख लीजिए कि डिस्क का जो है, डिस्क का दाया जो है 640 mm होता है और इसका मोटाई जो है 110 mm होता है। मैंने कल बताया था पूरा डिटेल में, ठीक है। फिर से जाकर आप वीडियो को पार्ट 1 को देख लेंगे। और क्या बोलते हैं, इसको दोनों डिस्क के बीच की दूरी जो है 1030 mm होता है और व्हील का इनर फेस और डिस्क के बीच की जो है दूरी जो है 175 mm होता है। और डिस्क जो है क्या बोलते हैं, डिस्क जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का। और डिस्क में जो यह फिंस जो लगा रहता है यह कूलिंग के लिए लगाया रहता है। क्या चीज के लिए, कूलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए जल्दी जल्दी मैंने बता दिया, इसको वीडियो को रोक रोक करके आप लोग लिख लेंगे। जो भाई टेस्ट दिए हैं वो तो 100% लिखेंगे, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग 100% कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए 71 नंबर में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच के 16 बार का निर्माण किया जाता है। देखिए निर्माण प्रक्रिया में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पर तो केवल 16 बार का दिया हुआ है, तो हम आपको बता दें जल्दी जल्दी में, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। एलएचबी कोच के 16 बार के, देखिए अब 16 बार तो सब आएगा ही, मैं ऊपर से ही आता हूं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग वीडियो रोक करके आप लोग लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है। साइड वाल तथा इंड वाल, साइड वाल, साइड वाल, देखिए हम इस तरह लिखते हैं, साइड वाल तथा इंड वाल, ठीक है। साइड वाल तथा इंड वाल, यह क्या चीज का बना होता है, शॉर्ट में लिखूंगा फेरेटिक स्टील। क्या बना होता है, फेरेटिक स्टील, ठीक है। फेरेटिक स्टील एस एस, देखिए एस एस का मतलब होता है स्टेनलेस स्टील। अब कहीं का सर नहीं है, ये तो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, फेरेटिक स्टील कहाँ आ गया। तो स्टेनलेस स्टील का ही रूप है फेरेटिक स्टील, ठीक है। फेरेटिक स्टील, स्टेनिक स्टील, IRMS 41, कास्ट स्टील, ये जो सब है स्टेनलेस स्टील का प्रकार है, ठीक है ना। तो फेरेटिक स्टील SS मतलब स्टेनलेस स्टील 409, ठीक है। SS 409 M, देखिए यहाँ पर M है यह, ठीक है। M कौन क्या, साइड वाल तथा इंड वाल, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर हम रूफ लिखते हैं, रूफ मतलब कि छत, ठीक है। रूफ तथा फ्लोर, रूफ तथा फ्लोर सीट, ठीक है। रूफ तथा फ्लोर सीट किसका बना होता है, तो यह जो है देखिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा, यहाँ फेरेटिक स्टील था तो ये है अस्टेनिक स्टील, अस्टेनिक स्टील, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, SS 304, ठीक है। SS 304 M, ठीक है। ध्यान में रखेंगे साइड वाल इंड वाल फेरेटिक स्टील 409। देखिए फेरेटिक, देखिए अब याद करने का तरीका अपना अपना मतलब दिमाग होता है, किस तरीका से आप ट्रिक बैठाते हैं, किस तरह के दिमाग में बैठता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं जब याद किया था आज से 5 साल 10 साल पहले, तो इसको जो है फेरेटिक स्टील मतलब फेरेटिक मतलब फिराना हम बोलते थे, यानी फेरेटिक माने बहुत दूर घुमाना फिराना, अर्थात ज्यादा दूरी तय कर रहे हैं, अर्थात इसके लिए ज्यादा अंक 409। अस्टेनिक स्टील इसके लिए अंक कम,
या साइड वाल इंड वाल को जोड़ते हैं तो ज्यादा दूरी आपको घूमना पड़ेगा। इसलिए देखिए हम याद करने का तरीका ट्रिक बता रहे हैं ना कि यह कोई थ्योरी बता रहे हैं, नहीं भाई। हम आपको बता रहे हैं, आप जैसे याद कीजिए ट्रिक। या साइड वाल इंड वाल की मतलब की दूरी अगर जोड़ते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए अंक ज्यादा है। और रूफ इसका हम मतलब कि दूरी अगर जोड़ेंगे रूफ और फ्लोर का अगर लंबाई जोड़ेंगे तो इसे तो कम ही आएगा, इसलिए इसका अंक कम है। अब ऐसा कम है मैंने बोल दिया, ये ट्रिक मैंने बोला याद करने का तरीका, ना कि इस तरह कोई किताब या थ्योरी में लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग अपने तरीका से याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपको दो चीज, साइड वाल इंड वाल, रूफ फ्लोर का आपका हो गया। अब आपका सामने आता है क्या बोलते हैं, देखिए टॉयलेट कटोरा भी, देखिए यहाँ पर एक और, देखिए इसमें एक और लिख देते हैं। टॉयलेट का जो कटोरा होता है, टॉयलेट का जो कटोरा जो होता है, ये भी जो है SS 304 का ही बना रहता है, ध्यान रहे, ठीक है। अब चलिए इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको वीडियो को रोक करके लिख लेंगे 1 2 3। चलिए अब देखिए 16 बार क्या है, 16 बार, 16 बार, 16 बार। चलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं 16 बार। और क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम, क्रॉस बीम, क्रॉस बीम, क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, मैं कितना लिखूं, ऑफ अंडर फ्रेम लिख लीजिएगा। ये जो है, यह जो है IRSM 41 का बना होता है, जो आपने देखा, ठीक है। IRMS 41 अर्थात 16 बार और क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम, ये जो है IRMS 41 का बना होता है। और इसी को कहीं कहीं लिख देता है आपको कार्टन स्टील, क्या लिखता है, कार्टन स्टील, ठीक है, कार्टन स्टील। तो अगर IRMS अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो कार्टन स्टील मारेंगे, और कार्टन स्टील रहे मतलब नहीं रहे तो IR, जिसमें देखिए इसमें जो है आपको क्या बोलते हैं I41 दिया हुआ, कार्टन नहीं दिया है, कोई एक ही देगा। अगर खुदा न खासे तो देगा नहीं, एक साथ अगर दे दे तो IRMS 41 मारेंगे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। एक तो और इसमें क्वेश्चन आ जाता है यार्ड डैम्पर। यार्ड डैम्पर जो है किसका बना रहता है, सॉकर जो होता है, यार्ड डैम्पर किसका बना रहता है, तो यह जो है कास्ट स्टील का बना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कास्ट स्टील का यह बना रहता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यार्ड डैम्पर भी कास्ट स्टील का बना रहता है। आपका तो मतलब कि जितने भी स्टील जो है अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो तो बहुत लंबा होते जाएगा, हम तो जान ही रहे हैं, क्योंकि इतना डिटेल में जब हम बताएंगे तो डिटेल होगा ही होगा, ठीक है। और इस वीडियो का PDF आपको कैसे मिलेगा, या LDC JEE WM की तैयारी के लिए PDF कैसे मिलेगा, या हमसे जुड़ने के लिए या टेस्ट में शामिल होने के लिए, जैसे ये टेस्ट सीरीज 20 का यह क्वेश्चन है, मैंने इसी संडे को मैंने टेस्ट ले लिया था, उसी का यह पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 मैंने कल वीडियो बना दिया है, डाल भी दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसको PDF प्राप्त करने के लिए मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आप हमसे कैसे जुड़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। LHP क्वेश्चन, प्रेशर स्विच का क्या उद्देश्य है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रेशर स्विच का जो है स्कीडिंग प्रणाली को सक्रिय करना, मतलब एक्टिवेट करना, मतलब एक्टिव करना, इसका काम है, ठीक है। एक्टिवेट करना अर्थात स्केडिंग प्रणाली को जो है सक्रिय करना, मतलब प्रेशर स्विच का काम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। D1 D2 D3, D1 D2 D3, ये बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आता है, D1 D2 D3 वाला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें कह रहा है कि D3 अनुसूची की आवृत्ति है, ठीक है। D1 D2 D3 सूची की आवृत्ति यह पूछ रहा है, ठीक है। चलिए मैं जल्दी जल्दी में मैं बता दूं यहाँ पर D1 D2 और D3, ठीक है, D3 D1 D2 D3, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, D1 को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिप्ड शेड्यूल। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्ड शेड्यूल। शेड्यूल आप लोग लिख लीजिएगा भैया मेरे, ट्रिप शेड्यूल, ठीक है। तो ये जो है आपको आफ्टर एवरी ट्रिप होता है, क्या होता है, आफ्टर एवरी ट्रिप, ठीक है, एवरी ट्रिप यानी प्रत्येक ट्रिप में इसको D1 किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद में होता है D2। तो D2 को हम लोग बोलते हैं मंथली, ठीक है, मंथली शेड्यूल, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मंथली शेड्यूल आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो मंथली शेड्यूल का मतलब हो जाता है 30 दिन
30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, ठीक है, प्लस माइनस 3 दिन, ठीक है। और यहां पर जाता है D3, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है, ईयरली, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से लिख लेंगे, ठीक है। तो हाफ ईयरली इसको बोलते हैं। हाफ ईयरली का मतलब समझ ही जाते हैं कि 6 माह, 6 माह प्लस माइनस 15 दिन। देखिए तो 30 दिन अर्थात 1 महीना 6 महीना तो आपको याद रहता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज क्या करता है, प्लस माइनस 3 दिन और 15 दिन, ई वाला जो है आपको ज्यादा मिस्टेक करता है, ठीक है ना। इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि 30 दिन वाला में 3 दिन और प्लस माइनस 3 होगा, और 6 महीना वाला में 15 दिन होगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा है कि D3 शेड्यूल की आवृत्ति क्या है, तो D3 जो हाफ ईयरली होता है अर्थात 6 महीना होता है। तो यहाँ पर सी नंबर में आपको दिया हुआ है, ठीक है, सी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया D1 D2 D3 हो गया। ये जो है LHB के लिए होता है, क्या चीज के लिए होता है, LHB के लिए है। और ICF के लिए क्या होता है, ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, सी शेड्यूल होता है, ठीक है ना। ए शेड्यूल, बी शेड्यूल और सी शेड्यूल, उसको भी मैंने जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूं। उसी प्रकार इसमें भी 1 नंबर में जो है ट्रिप्ट शेड्यूल होता है। ट्रिप्ट आप जल्दी लिख लीजिएगा, मैं उस आवाज को सुन करके मेरे लिखने के पर नहीं जाइएगा, ठीक है। ट्रिप्ट शेड्यूल, ट्रिप्ट शेड्यूल 1 नंबर में होता है। उसको जो हम लोग जो है आफ्टर, आफ्टर इवरी ट्रिप्ट होता है, ठीक है। और 2 नंबर में जो होता है, 2 नंबर में ए शेड्यूल होता है। क्या होता है, ए शेड्यूल, ऐसे मैं लिखता हूं ए शेड्यूल। तो ए शेड्यूल जो है आपको 30 दिन होता है, ए शेड्यूल 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन होता है, ठीक है। और 3 नंबर में क्या होता है, बी शेड्यूल, ठीक है, बी शेड्यूल। तो बी शेड्यूल जो है आपको 3 माह, 3 माह प्लस माइनस 7 डेज। देखिए उधर जो था 30 दिन में 3 था प्लस माइनस, आई के बेर LHB में 3 माह के बेर 6 क्या बोलते हैं 30 दिन, आई के बेर 6 माह हो जाता है, उसमें 3 माह वाला नहीं होता है। 30 प्लस माइनस 3 दिन, आप प्लस माइनस 15 दिन था। लेकिन इसमें 20 शेड्यूल जो है 3 माह है, तो इसमें प्लस माइनस 17 दिन। और 3 में जो है सी शेड्यूल जो है, यहाँ पर सी शेड्यूल 6 माह प्लस माइनस यहाँ पर 15 दिन हो जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो 30 दिन, 3 माह, 6 माह तो आपको याद रहेगा, क्या बोलते हैं ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, सी शेड्यूल में। लेकिन मेरे भाई प्लस माइनस 3 7 15 मिस्टेक कर जाता है, तो ध्यान में रहे। 3 जो है कम वाला में उससे बढ़ते क्रम में आप देख सकते हैं, 3 माह में 7 दिन हो जाएगा, 6 माह में 15 दिन हो जाएगा, 30 दिन में 3 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। देखिए मैं इतना डिटेल में मैं बता रहा हूं आप लोग के लिए, आप लोग को केवल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही तो करना है, ठीक है। और बोलने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तब जान ही रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो अपने समझ से ठीक से बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में ब्रेक उपकरण हैंड ब्रेक की, देखिए ये बहुत ही, आपको इसके बारे में मैं इस टाइप से बताऊं तो सबसे बेटर रहेगा। चलिए यहाँ पर जगह है बताने के लिए। किस अनुसूची में ब्रेक उपकरण का मतलब कि कार्य क्षमता की जांच किया जाता है, किस शेड्यूल में, ठीक है। तो आपको हम ये बता दें कि बहुत ज्यादा मतलब कि इसमें बोलना पड़ेगा हमको, लेकिन इतना मैं शॉर्टकट में मैं बता दूं किस अनुसूची में ब्रेक उपकरण। देखिए जो भी आप इतना ध्यान में रखें ठेठ भाषा में डायरेक्ट, कि जो पाठ पुर्जा ज्यादा रिक्सी हो, जो पाठ पुर्जा ज्यादा रिक्सी हो, रिक्सी का मतलब ज्यादा मतलब उसमें कोई खराबी आ जाए जिसके कारण जान माल की क्षति हो जाए, तो वैसे वैसे मतलब कि पाठ पुर्जा को D1 D2 और D3 मतलब कि तीनों में हम उसको चेक करेंगे। इस तरह का D1 D2 आपको याद ना रहे कि हाँ कौन सा पार्ट पुर्जा को किस D1 D2 में हम करेंगे, किस शेड्यूल में करेंगे, आपको अगर याद ना, देखो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ लगभग, तो इस तरह आपका 80% क्वेश्चन सही हो जाता है। कि जो आपका कॉमन सेंस से सोचे कि जो क्वेश्चन ज्यादा रिक्सी हो, क्वेश्चन क्या कर है पार्ट पुर्जा, तो उसको D1 D2 D3 तीनों में चेक करेंगे। आज कम रिक्सी है उससे कम तक के केवल मतलब D2 में, और जो बिल्कुल रिक्सी उतना नहीं है तो D3 में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर है ब्रेक उपकरण।
तो ब्रेक उपकरण तो रिक्सी है, ब्रेक तो हमेशा 100% सही ढंग से काम करना चाहिए, नहीं तो ब्रेक अगर नहीं लगता है तो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा, बहुत तरह का खतरा हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपको तीनों शेड्यूल में D1 यानी एवरी ट्रिप, मंथली और 6 मंथ जितना भी शेड्यूल होता है सभी में आपको चेक करना होगा। उसको आप आफ्टर एवरी ट्रिप में भी हमेशा चेक किया जाना जाता है कि हाँ कोई खराबी मतलब कि ब्रेक उपकरण में तो नहीं है, ठीक है। तो यह तीनों में चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं 3-4 क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे बोगी फ्रेम को वाटर जेट से धोना किस शेड्यूल में होता है, यह क्वेश्चन आता है। वाटर जेट से धोना किस शेड्यूल में होता है, तो यह D2 और D3 शेड्यूल में होता है, ठीक है। हमारी आवाज को सुन करके आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। मैं कितना लिखूंगा, ठीक है। ब्रेक उपकरण और हैंड ब्रेक की कार्य क्षमता, देखिए ब्रेक उपकरण और हैंड ब्रेक की कार्य क्षमता की जांच जो है मतलब D1, D2, D3 तीनों में करते हैं, क्योंकि ब्रेक प्रणाली से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन इस तरफ पढ़ लीजिए कि वायु नली अर्थात एयर होज की जांच जो है ये भी जो है D1, D2, D3 तीनों में किया जाता है। कार्बन वार जांचने के लिए भी अर्थिंग उपकरण का भी निरीक्षण जो है D2 और D3 में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दरार क्षतिग्रस्त स्प्रिंग की जांच, जितना भी दरार क्षतिग्रस्त है स्प्रिंग जिस पर गाड़ी का पूरा लोड है, तो इस सब की जांच जो है D1, D2, D3 तीनों में किया जाता है, ठीक है। और डैम्पर रबड़ की जांच या डैम्पर रबड़ में नमी की जांच, जितना भी डैम्पर है वो सब की भी जांच जो है यह फिर तीनों शेड्यूल में किया जाता है। D1, D2, D3 तीनों में किया जाता है, ठीक है। इस हिसाब से मैं ठेठ भाषा में मैंने बता दिया कि जो पार्ट ज्यादा रिक्सी है उसको तीनों में करेंगे, और जैसे रिक्स थोड़ा कम होता है तो थोड़ा ज्यादा दिन पर भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। जैसे गर्म बियरिंग और ग्रीस, देखिए बॉल बेयरिंग पर गाड़ी का पूरा लोड है, ठीक है, तो ज्यादा रिक्सी है। तो कहने का तात्पर्य है कि गर्म बॉल बेयरिंग, ग्रीस, रिसाव, असर, मगर बियरिंग का हिंदी असर होता है, ठीक है ना। तो असर की जांच जो है बियरिंग की जांच भी D1, D2, D3 में होता है, ठीक है ना। इस हिसाब से जैसे व्हील प्रोफाइल गेज की जांच भी D1, D2, D3 में होता है। ये सब जो है ज्यादा रिक्सी है। एंटी रोल बार, बियरिंग निकलने की तेल निरीक्षण, ये सभी जो है D1, D2, D3 तीनों में किया जाता है, ठीक है। मैं कितना बोलूं, वीडियो जो है लंबा होते जाएगा मेरे भाई। आप लोग जो भाई को PDF मिला है वो जा करके लिख लेंगे, ठीक है। मैं PDF पढ़ लेंगे, ठीक है। शेड्यूल वाला जो थ्योरिकल दिए हैं, थ्योरिकल और ऑब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन हम वीडियो PDF दिए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब मैं PDF जो 100-150 की संख्या में जो जाता है उसको जो है अपने हिसाब से LHB का अलग, ICF का अलग, डेमू का अलग, वंदे भारत का अलग, वैगन का अलग, अपने अपने हिसाब से फाइल बना करके उसको छांट लें, और ताकि आपको PDF को खोजने में सुविधा रहेगा, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूं कि यह PDF पढ़ लीजिएगा, तो वहां पर ध्यान दे जाकर पढ़िएगा, तो जाकर के आपको खोजने में सहूलियत होगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा 74 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। यह तीनों शेड्यूल में होगा जो C नंबर में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। 75 में कहा कि कंट्रोल आर्म किसकी सहायता से, तो कंट्रोल आर्म जो है बोगी के चारों कोनों पर कंट्रोल आर्म होता है, जो एक्सल में मतलब कि एक्सल को जिसका एक्सल में जो फंसा रहता है, ठीक है ना, इसी के जगह पर ICF में एक्सल गाइड होता है जो डैशबोर्ड में फंसा रहता है, ठीक है। तो इसमें हो जाता है रोकर कंट्रोल आर्म, ठीक है। तो यह जो है 6 ब्रैकेट, 6 सेफ्टी और 6 बोल्ट के साथ जो है यह जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी इस पर टाइट किया हुआ रहता है, 6 बोल्ट, 6 ब्रैकेट, 6 सेफ्टी, इस टाइप से इसका सही आंसर है 6। इतना ध्यान में रखिए, सब में 6 रहेगा, मार देंगे, सीधा बात है, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्या करना है, इसका अर्थ पूछ रहा है, ठीक है। LWGACN, ठीक है। तो आप जान ही रहे हैं कि L का मतलब LHB हो गया, W का मतलब स्टेबल हो गया, G का मतलब सेल्फ जनरेशन हो गया, AC का मतलब AC हो गया, और CN का मतलब 3 टायर हो गया। कल मैंने बताया था इसके बारे में पूरा डिटेल रूप से, ठीक है। ये CCN सारा का ट्रांसपोर्टेशन मैंने कोड भी लिखा था कल के, मतलब इसी के पार्ट 1 में, पार्ट 1 जाकर देखें। मैं फिर बोलूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। पूरा मैं डिटेल बताया हूँ, सारे के सारे कोड को लिखा हूँ। AC 3 टायर, 2 टायर, क्या बोलते हैं उसको, लगेज वाला जितने भी है, WRRM सब मैंने लिखा है, उसमें जाकर के देखें, ठीक है। तो इसका A नंबर हो जाएगा। इसमें पूरा तो नहीं लिखा है लेकिन मैं यहाँ पर डिटेल बता दे रहा हूँ। L का मतलब LHB, W का मतलब स्टेबल, G का मतलब सेल्फ जनरेशन, AC मतलब AC, और CN का मतलब 3 टायर, ठीक है। और सारा का ट्रांसपोर्टेशन कोड और सीट वगैरह सब देखना है तो में देखें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, या LHB डायमेंशन वाला में जाकर के देखें, सारा डिटेल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, एलएचबी व्हील का निंदनीय सीमा क्या है? एलएचबी मैंने अभी ऊपर आपको बताया, एलएचबी कोच का निंदनीय ब्याज सीमा 855, 855 और 845 जो मैंने बताया है, जिसका मतलब कि वेब थिकनेस कम होगा, यानी 14 प्लस 14 प्लस अगर क्या बोलते हैं 3 होगा तो 55 हो जाएगा। आप 17 प्लस क्या बोलते हैं 3 होगा तो 45 हो जाएगा। इस हिसाब से मैंने ऊपर बताया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जाकर बैक करके वीडियो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर बोलूँ, ज्यादा वीडियो लंबा होगा। एलएचबी कोच का निंदनीय सीमा जो है 845 होगा यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए 854 भी दिया हुआ है, तो 845 यहाँ पर सही मिल रहा है। 845 कब होगा? जब वेब थिकनेस 17 प्लस 3 होगा, ठीक है। मैं अभी ऊपर बताया है, डिटेल में जाकर वीडियो बैक करके देखिए, फिर मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। चलिए, राजभाषा नियमों के तहत महाराष्ट्र किस क्षेत्र में के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है, देखिए यहाँ आ गया राजभाषा का क्वेश्चन, ठीक है। तो राष्ट्र महाराष्ट्र देखिए यह बी क्षेत्र में आने वाला है, बी क्षेत्र में यह आएगा, ठीक है। पंगु दमन महाचंडी दादर नगर को खाचंडी, ठीक है। पंगु पंगु दमन महाचंडी चंडी दादर नगर को खा चंडी। प से पंजाब, गु से गुजरात, दमन दमन एवं दीव, महाचंडी, महा मतलब महाराष्ट्र, चंडी माने चंडीगढ़, दादर माने दादर और नगर हवेली को मतलब खास क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो इसमें जो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र खास क्षेत्र में आता है, तो यह जो है सब गिर जन्म अर्थात क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। आप लोग याद रखेंगे। तो ये जो है बी क्षेत्र में आ गया, और सी क्षेत्र में वैसे आता है दक्षिण भारत का जितने भी जो हिंदी से बिल्कुल अलग है, जिसे असम, पश्चिम बंगाल जितने भी है, दक्षिण भारत का केरल, कर्नाटक जितना भी है, ये सब जो है सी रीजन में आता है। और जो शुद्ध हिंदी जहां पर बोला जाता है वो ए रीजन में आता है, जैसे इधर उत्तर भारत जैसे भी है, ये सब जो है मतलब यूपी बिहार जितने भी है वो सब ए रीजन में आता है। ठेठ भाषा में जानिए, ठीक है। चलिए, राजभाषा प्रशिक्षण के लिए उच्चतम परीक्षा कौन है? तो राजभाषा प्रशिक्षण के लिए सबसे जानना करता है कि प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ होता है, ठीक है। प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ, तो सबसे अंतिम पठायक्रम क्वेश्चन आता है कि सबसे अंतिम पठायक्रम जो है क्या है? तो प्राज्ञ है, ठीक है। जब अंतिम पठायक्रम प्राज्ञ है तो अंतिम वाला तो हार्ड होगा ही, ठीक है। तो राजभाषा परीक्षण के लिए उच्चतम परीक्षा, अंतिम परीक्षा जो है आपको प्राज्ञ होता है, ठीक है। प्रबोध प्रवीण तथा प्राज्ञ, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 का, ठीक है। अब चलते हैं 80 नंबर, राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन होता है? देखिए संसदीय समिति है, अगर संसदीय समिति अगर आ जाता है तो इसके लिए गृह मंत्री हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? गृह मंत्री हो जाएंगे। और वहीं पर केंद्रीय अगर आ जाता है, केंद्रीय समिति अगर पूछता है तो इसके लिए पीएम हो जाएंगे, अर्थात प्रधानमंत्री हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। ध्यान में रखेंगे, संसदीय समिति अगर पूछता है तो गृह मंत्री, और केंद्रीय अगर पूछता है तो प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर आपको मिल गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए संसदीय कार्यान्वयन समिति, देखिए अध्यक्ष, ठीक है, संभागीय, ठीक है, यानी डिविजनल स्तर पर यह पूछ रहा है, ठीक है। तो डिविजनल स्तर पर जो है आपको डीआरएम हो जाएगा, ठीक है। संभागीय मतलब राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मतलब अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको डीआरएम हो जाएगा, डिविजनल स्तर पर यह पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि राजभाषा के लिए जीएम के नगद पुरस्कार के लिए कितना मतलब पुरस्कार मतलब कि दिया जाता है, ठीक है, 82 नंबर में। तो 82 नंबर का आपका बी हो जाएगा, 10,000 जीएम मतलब कि जनरल मैनेजर पुरस्कार जो है आपको जीएम पुरस्कार जो है 10,000 दिया जाता है। 83 नंबर कह रहा है सी क्षेत्र से ए क्षेत्र के बीच राजभाषा में दिए जाने वाले पत्राचार की प्रतिशत क्या? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बीए मतलब कि बोर्ड मॉडल, ये मेरा ट्रिक है, ठीक है ना। बीए मतलब बोर्ड मॉडल, ठीक है। तो सी क्षेत्र में मतलब सी क्षेत्र से ए क्षेत्र के लिए पत्राचार का जो मतलब प्रतिशत जो है 55% है, ठीक है। सी क्षेत्र का मतलब ये हो जाता है कि जो दक्षिण भारत के जो मतलब स्टेट हैं और क्या बोलता है ये क्षेत्र में जितने भी यूपी बिहार ये सब आते हैं, जो ये क्षेत्र वाला, उधर से जो पत्राचार का जो मतलब प्रतिशत जो है 55% है, ठीक है। ये सब रटने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रट लेंगे। निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत C&W को स्टॉक सूचीबद्ध किया गया है? ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन। तो 84 का आपको सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, अर्थात 30 से 39। ठीक है, 30 से 39। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीएल नंबर, देखिए ये पीएल नंबर क्वेश्चन आ गया। इसमें से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा जी। देखिए जो क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है घुमा फिरा करके ना, मैं खुद ही मैं बता देता हूं, मैं जानता हूं कि कौन क्वेश्चन कैसे पूछता है ना, उसको मैं पूरा डिटेल, जो ज्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता मैं एक बार पढ़ता हूँ आगे निकल जाता हूँ। ठीक है, चलिए तो पीएल नंबर ये पूछ रहा है, पीएल संख्या इतना में 9 मतलब क्या दर्शाता है? ठीक है, तो पीएल का मतलब होता है प्राइज लिस्ट नंबर। ठीक है, पीएल का फुल फॉर्म हो जाता है, पीएल का मतलब प्राइज लिस्ट नंबर। ठीक है, तो पीएल नंबर क्या है? ये सब जो है स्टोर का जो है कोडिफिकेशन किया गया है, कोड है। ठीक है ना, अब कोडिफिकेशन किसे कहते हैं? ठीक है, कोडिफिकेशन किसे कहते हैं पहले ये आप सुन लीजिए। आप मेरे वीडियो को धीरा करके रोक करके आराम आराम से कॉपी कलम लेकर के लिख लेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर अपने आप बाहर निकल जाएगा। देखिए सुनिए, पहले क्वेश्चन लिखिए कि स्टोर कोडिफिकेशन किसे कहते हैं? स्टोर कोडिफिकेशन किसे कहते हैं? लिखिए आंसर में, समस्त कार्यकलापों के सफल निष्पादन हेतु कंप्यूटर के में कोड संख्या फिट की गई है, जिसके फलस्वरूप त्रुटि रहित और सही सूचनाएं एवं जानकारी प्राप्त होती है। इसी व्यवस्था को कोडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब समझ गए ना? समस्त क्रियाकलापों के सफल निष्पादन हेतु कंप्यूटर में कोड संख्या की फिट की गई है, जिसके फलस्वरूप त्रुटि रहित और सही सूचनाएं एवं जानकारी प्राप्त होती है। इसी व्यवस्था को हम कोडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, उसी को जैसे कि यहाँ पर आपने देखा पीएल नंबर अर्थात प्राइज लिस्ट नंबर, इसी को हिंदी में कहते हैं मूल सूची संख्या। मूल सूची संख्या यानी पीएल नंबर मूल सूची संख्या अर्थात प्राइज लिस्ट नंबर मूल सूची संख्या। तो इसमें जो है पीएल नंबर में जो है भंडार में अर्थात स्टोर में भंडार में प्रत्येक मद को 8 अंक में कोड आवंटित किया गया है। कितना? 8 अंक में। कितना? 8 अंक में। इसको काउंटिंग कीजिएगा, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, तो 8 अंक में डिकोडिंग इसको किया गया है। ठीक है, अर्थात फिर से सुन लीजिए कि भंडार में प्रत्येक मद को 8 अंक में कोड आवंटित किया गया है, जिससे बाएं से पहले 2 अंक, अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम पहले मिटाते हैं। देखिए, बाएं से पहला 2 अंक अर्थात 21, बाएं से पहला 2 अंक जो है क्या करता है? क्या चीज को सूचित करता है? यह अंक जो है ग्रुप को दर्शाता है। क्या चीज को दर्शाता है? ग्रुप को दर्शाता है। ग्रुप को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद के बाकी 2 अंक, उसके बाद के बाकी 2 अंक जो है यह क्या चीज को दर्शाता है? यह जो है सब ग्रुप को। ठीक है, उसके बाद के 3 अंक यानी 411 यह किस चीज को दर्शाता है? यह जो है आइटम के क्रम को दर्शाता है, यानी क्रम संख्या को दर्शाता है। क्रम संख्या को दर्शाता है। ठीक है, पहला 2 अंक जो है ग्रुप को, उसके बाद के 2 अंक जो है सब ग्रुप को, और उसके बाद के 3 अंक जो है आइटम के क्रम की संख्या को दर्शाता है। और बच गया है आपका लास्ट वाला डिजिट, जो आपके संख्या, जो आपके क्वेश्चन जो दिया है पीएल संख्या के 9 डिजिट, 9 जो क्या दर्शाता है? तो जो लास्ट डिजिट होता है वह चेक डिजिट को दर्शाता है। ठीक है, जो लास्ट संख्या है वह चेक डिजिट को दर्शाता है। ठीक है, फिर से आप वीडियो को रिपीट कर लीजिए, थोड़ा सा बैक करके हम जैसे लिखाए हैं उसको लिख लीजिए। जो भाई टेस्ट दिए हैं उनको 100% कहूंगा कि लिखना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, नहीं तो आप लोग कहिएगा 10 बार मैसेज आएगा कि सर ऐसा क्वेश्चन एक ऐसे हुआ, क्या हुआ। आप ऐसे भी तो हम आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्व तो मैं करता हूँ, हर संभव मदद करता हूँ, लेकिन आप जो है उसको लिख लेंगे। जो भाई पीडीएफ लिए हैं उनके लिए तो मैं है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैप निष्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है?
स्क्रैप जो है उसके निपटान के लिए, मतलब उसको हटाने उठाने के लिए जो भी है, मतलब निपटाने के लिए, मतलब उसको हम कौन कौन सा विधि अपनाएंगे, ठीक है। तो नीलामी द्वारा, टेंडर के द्वारा, कैसे हूँ उसको जो है हम लोग हटाने का मतलब प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से, मतलब ऑल ऑफ द एबव इसका हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। सभी तरीका से इसको हम लोग अलग हटाते हैं, मतलब इसको खाली करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो वस्तु जो, देखिए यहाँ पर वे वस्तुएं जो पिछले 2 साल से जारी नहीं की गई है, देखिए यहाँ पर क्या है, नहीं की गई है, और आने वाले भविष्य में उपयोग की जा सकती है, अर्थात उसको किया जा सकता है, तो अब उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। और आपके क्वेश्चन में आता है कि जो वे वस्तुएं जो पिछले 2 वर्षों से उपयोग में नहीं की गई है और आने वाले भविष्य में अगले 2 साल तक भी उसको उपयोग में हम नहीं करेंगे, तब क्या कहलाएगा, ठीक है। तो जो आने वाला है, 2 वर्ष तो नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन उसको भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, तो उसको हम मूवेबल सरप्लस स्टोर कहेंगे, ठीक है। और फिर अगले 2 वर्ष में अगर उपयोग हम नहीं करेंगे, तब डेड सरप्लस स्टोर हम कहेंगे। जब उसको हम अगले 2 वर्ष तक हम नहीं करेंगे, तब वो हम डेड सरप्लस होगा। लेकिन 2 वर्ष से नहीं किया गया है, फिर 2 वर्ष के अगले 2 वर्ष में किया जा सकता है, संभावना है, तो उसको मूवेबल कहेंगे। अगर 2 वर्ष से नहीं किया गया है, अगले भी 2 वर्ष से हम नहीं करेंगे, तो उसको डेड सरप्लस कहेंगे। चलिए, हमको जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे, बोलते बोलते तो मुंह दुखा गया। चलिए, किसी तरह आप लोगों को समझाना मेरा काम है, भला आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए, और क्या कह रहा है कि RS D&AR नियम बनाने के लिए सक्षम पदाधिकारी। देखिए, ये तो अपने कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि कोई भी कानून नियम बनाने के लिए न्यायालय तो या मंत्री लोग बैठ करके तो अपना नियम कानून तो बनेबे करते हैं, ठीक है। मंत्री लोग या न्यायालय या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सभी लोग अपना बनाते हैं, लेकिन जब तक उस कानून पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा, साइन नहीं होगा, तब तक वह कानून पास नहीं होता है या कानून नहीं बनता है। जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेंगे, तब तक वह कानून नहीं बनेगा। लास्ट में तो वही करते हैं, जब वो साइन कर देंगे तो वह कानून बन जाएगा, ठीक है, या नियम बन जाएगा, ठीक है। तो यह कह रहा है कि RS-D&AR नियमों में सक्षम पदाधिकारी कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति। ये तो सिंपल सी बात है, आप लोग भी इसको जानते हैं, ठीक है। यह इसलिए हमको इतना बोलना पड़ा कि आप लोग को ध्यान में बैठ जाए। एक बार क्वेश्चन को बार बार मैं इसीलिए बोलता हूं, आप लोग को वीडियो, मेरा लक्ष्य है कि वीडियो देखते में ही आपको क्वेश्चन याद हो जाए, मेरा यही लक्ष्य रहता है। लेकिन एक बार वीडियो देखिए, फिर उसको लिखिए, फिर उसको रात में एक बार पढ़ लीजिए, एक बार फिर रात में सोते समय आंख मूंद करके रिवीजिंग कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन वो लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में, निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की कटौती अनिवार्य है, ठीक है। देखिए, इसमें क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत थोड़ा सा मतलब गड़बड़ लग रहा है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते कटौती अनिवार्य है, ठीक है। तो यह इसका जो आंसर, जो टेस्ट हम जब कराए हैं, तो इसका आंसर मैंने ए लगवाया है, ठीक है। तो पीएफ सदस्य, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़ा सा डाउट में है, इसको मैं क्लियर करूंगा अगले, ये आप लोग भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तो हमको कहने का तात्पर्य है कि पीएफ से अगर कटौती हो जाए, ठीक है, तो फिर हर मतलब कि पीएफ से कटौती नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें कटौती करे अनिवार्य जो है पीएफ से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यह थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है वैसे मैं टाइपिंग करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लोग ना कहे कि हाँ क्वेश्चन अलग से मिला जुला है, एक आध क्वेश्चन तो ऐसा रहता है। चलिए, 90 नंबर क्या कह रहा है कि संचयी प्रभाव के बिना 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वेतन समयमान से निचले चरण में कटौती और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, माइनर पेनाल्टी, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा।
संजय बाकी 3 वर्ष से अधिक की अवधि के वेतनमान निचले चरण में कटौती और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाले। कहने का मतलब है कि ऐसा कटौती जो आपके पेंशन पर मतलब कि कोई कटौती करने पर आपके प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े पेंशन पर या कोई भी मतलब आपके भविष्य निधि पर, वो कौन सा मतलब की पेनाल्टी है, यही क्वेश्चन बाकी देखिए थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा है। ठीक है, तो कौन ऐसा पेनाल्टी है जिस पर आपको पीएफ या कोई भी भविष्य निधि से पर प्रभाव नहीं डाले कटौती से, तो वो हो जाएगा माइनर पेनाल्टी, यानी छोटी शास्ति अगर होता है तो उसमें कोई अगर मतलब नहीं कटा जाता है, इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। 91 नंबर में देखिए कह रहा है पुनरीक्षण पर अधिकारी को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने के लिए अनुमेय समय सीमा क्या है। ठीक है, जब आपको दंड मिल जाता है तो आपको याचिका मतलब आपको रिक्वेस्ट जो है प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा क्या है, तो इस तरह के अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो 45 दिन आप मारेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर लिख देता SF 5 लिख देता, 5 के लिए पुनरीक्षण पर अधिकारी को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने के लिए अनुमेय सीमा क्या है, अगर मतलब SF 5 इसके जगह पर लिख देता तो यह होता मात्र 10 दिन। ठीक है, 10 दिन। लेकिन इस तरह का अगर पूछ दे माइनर पेनाल्टी के लिए इस टाइप से तो 45 दिन। सिंपल क्वेश्चन या पूछा है इस टाइप से तो 45 दिन, और SF अगर 5 पूछ देता है स्टैंडर्ड फॉर्म 5 यानी बड़ी शास्ति के लिए, तो इसके लिए मात्र 10 दिन समय दिया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कर कितने नियम रेल सेवक D&AR नियम में शामिल है और वह कितने भागों में विभाजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। D&AR वाला जो PDF हम जो दिए हैं उसको पढ़ लेंगे या जाकर वीडियो देख लेंगे। ठीक है, वीडियो में तो कमी है, PDF 100% पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, जो भाई का मतलब कि क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अगर एग्जाम का डेट निकल गया है जल्दी में है तो वो हमको भेजेंगे ताकि मैं उनको क्रैश कोर्स का भी क्वेश्चन भेज सके, गेस क्वेश्चन। नेक्स्ट, कितने नियम रेल सेवक, तो इकर है कितना नियम तथा कितने भाग में यह बांटा गया है, तो इसमें जो है 31 नियम है तथा 7 भागों में यह बांटा गया है। ठीक है, 31 नियम रूल जो है 7 है तथा 7 भाग में यह 7 पार्ट में यह बांटा गया है। ठीक है, D&AR रूल नियम। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे कर्मचारी का स्कूल पास कितने सेट जाए। देखिए ये इसमें जो है 93 नंबर क्वेश्चन जो है, एक मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे कर्मचारी भाई जो PDF लिए हैं वो भेजे थे मैसेज कि सर ऐसा है कि यहाँ पर 3, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब टेस्ट लिया है मैंने संडे को, तो इसका आंसर मैंने 3 सेट लगाया है, तो उन्होंने क्वेश्चन भेजा था कि नहीं सर 6 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको 6 एकल, देखिए आप जो कटिंग जो पेपर का जो भेजे थे बुक का जो 6 लिखल था, तो मैंने पढ़ा उसको, उसमें देखिए एकल लिखा हुआ है। एकल, एकल का मतलब एक साइड का, यानी 6 पास आपको मिलेगा, 6 पास या 3 सेट, आने जाने का मिला करके 6, लेकिन अगर सेट में अगर हम बात करें तो 3 सेट होगा। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि सेवारत कर्मचारी जो बच्चे उनके मुख्यालय से बाहर किसी दूसरे नगर में पढ़ते हो उन्हें मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान के प्रमाण पत्र के आधार पर स्कूल पास दिए जाते हैं। ठीक है, और 1 साल में प्रत्येक विद्यार्थी को, ठीक है, यात्रा के 6 पास दिए जाते हैं, 6 पास दिए जाते हैं, एकल पास दिए जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका क्या है, सेट जारी किया जाता है, तो सेट में कितना, 3 सेट जारी किया जाता है, 6 पास या 3 सेट। जहां तक विश्वास है कि जो भाई मेरे मैसेज भेजे थे वो समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। 94 नंबर, एक कर्मचारी को उनके सेवा जीवन में कितने मतलब कि LHP समझ रहे हैं ना, हाँ, लिव हाफ एवरेज पे। ठीक है, तो LHP जो है अनलिमिटेड जो है वो जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है तो सभी लोग जानते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। रेलवे कर्मचारी के लिए स्वीकार्य अधिकतम समय, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बताने के लिए आ गया। यहाँ पर देखिए अधिकतम कह रहा है, यहाँ पर क्या देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम ज्वाइनिंग। ठीक है, जब एक व्यक्ति यहां से ट्रांसफर करा करके दूसरे जोन में अगर जाता है, एक जोन से दूसरे जोन में जाता है,
ठीक है, मतलब कि रेलवे डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो उसके लिए कितना दिन समय दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपके क्वेश्चन में है अधिकतम। ठीक है, तो अधिकतम आपका 15 दिन हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं सर 10 दिन होता है, कोई कहेगा नहीं सर 12 दिन होता है, कोई यहाँ पर आंसर कर रहा है 15 दिन होता है। अब क्या कीजिएगा? ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में अधिकतम है, तो अधिकतम के लिए 15 दिन होता है। अब देखिए, अब मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, जब 1000 किलोमीटर होगा, इसे जब क्या होगा, नीचे नीचे मैं लिख देता हूं, यानी कम कम होगा 1000 तक या कम, यहाँ पर कम या तक, तक माने 1000 किलोमीटर, किलोमीटर के मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो आपको कितना होगा, ये इसके लिए आपको 10 दिन होगा। 1000 1000 से आपको मतलब कि 2000 तक होगा तो 12 दिन होगा। और क्या बोलते हैं, और 2000 से जब ऊपर होगा तो 15 दिन होगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। 1000 तक, 1000 से कम 10 दिन, 1000 से 2000 तक आपको 12 दिन, और 2000 से ऊपर ज्यादा किलोमीटर में आप सफर कर रहे हैं ट्रांसफर में, तो आपको 15 दिन है, क्योंकि आपके अधिकतम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। 96 में क्या करेंगे, BCNHL, BCHL बैगन में रिवेटिंग के स्थान पर अब कौन सा मतलब क्या चीज उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, BCNHL, तो BCNHL के लिए आपको हुक बोल्टिंग का अब प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है ना, 1 घंटा से भी आगे निकल गया है। चलिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, MS2MS के बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के प्रकार कौन सा है। ठीक है, 97 की इसका सी हो जाएगा, अर्थात सी क्लास का हम लोग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे। 98 में क्या करा है कि बायो टॉयलेट के अंदर कितने मतलब कंपार्टमेंट होता है। देखिए, मैंने कल जो है कल का मतलब पार्ट 1 में जो है इसके बारे में डिटेल, कौन सा बैक्टीरिया डाला जाता है, एनारोबिक डाला जाता है, कितने पार्ट होते हैं, कहाँ उगता है, कितना जीवन काल होता है, सब मैंने बताया है। ठीक है, या जिसको PDF मिला होगा वो जाकर पढ़ लेंगे। तो इसमें जो है 6 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। ठीक है, 6 पार्ट, यहाँ से डाइजेस्ट आता है और पानी और गैस के रूप में बाहर छठा पार्ट से बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किस रूप में बाहर निकलता है, तो पानी और गैस के रूप में निकलता है। जल शौचालय के किस क्षेत्र में जीवाणु वृद्धि करते हैं, तो पॉलीग्रास मैट पर उगते हैं, जो B नंबर में दिया हुआ है। कितने, कौन सा? देखिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो आधा घंटा में हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बहुत सारा PDF देखिएगा, वीडियो देखिएगा कि 1 घंटा में पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, मैं 50 क्वेश्चन को डिटेल बताने में हमको 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो पॉलीग्रास मैट पर पनपते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 100 नंबर में, रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी कहानी उपन्यास लेखन, मतलब जहां कहानी उपन्यास आ जाए तो प्रेमचंद्र आंख मूंद के मार दीजिए। ठीक है, जहां अगर कहानी उपन्यास आ जाए तो प्रेमचंद्र को मार दीजिए, ध्यान दें, मार दीजिए कि मतलब वो ऑप्शन मार दीजिए, ये ना कि उनको जान से मार दीजिए, वो तो खत्म है ही। ठीक है, वो तो बहुत पहले डेथ कर गए, यानी उसके ऑप्शन प्रेमचंद वाला मार दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किसे इन्वेंट्री कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी दिया है उस सारे के सारे को इन्वेंट्री कहा जाएगा। ठीक है, स्क्रैप, रॉ मटेरियल जितने भी है ये जो है सब इन्वेंट्री कहा जाएगा। ठीक है, ये सब याद करने वाला, रटने वाला क्वेश्चन है। अग्रदाय भंडार के स्टॉक पर सत्यापन के लिए प्रत्येक मतलब कितने दिन पर मतलब इसको सत्यापन किया जाता है, इसको 2 साल पर किया जाता है। ठीक है, कितना दिन पर? 2 साल पर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछता है बार बार। जिस पर मैं BM लिख दूं उसको आप 100% नोट कर लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। देखिए, GM लिखा हुआ, GM का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट। क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट, जानते हैं ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ई वाला। ठीक है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नकद अग्रदाय के माध्यम से छोटी वस्तु को खरीदने के लिए कितना तक मतलब कितना तक की खरीद के लिए एक ही कोटेशन प्राप्त है। बाकी एक ही कोटेशन, बाकी एक ही प्रकार के कोटेशन, कितना तक के मतलब सामान खरीदेगा, कितना रुपया तक का, तो उसके लिए मात्र एक ही कोटेशन बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है B नंबर में? B नंबर में आपको
जो है 2000 का सामान अगर खरीदते हैं कोई भी, तो उसके लिए एक ही कोटेशन बना हुआ है। चाहे कोई भी सामान ABCD कोई भी सामान खरीदते हैं तो उनके लिए एक ही कोटेशन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री कोच में किस प्रकार के स्लैंग समायोजन का प्रयोग किया गया है? तो इसके लिए IRSA 450 किया गया है। देखिए बहुत लंबी क्वेश्चन वीडियो होते जा रहा है। चलिए ये भी क्वेश्चन कोई खास नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास के मतलब ज्यादा डिटेल में बताने वाला सब रटने वाला क्वेश्चन है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डीवी काम करने की स्थिति में हो तो डीवी का हैंडल कैसा होगा। बहुत यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, यह डीवी है। जब यह क्वेश्चन पूछता है ना, तो यह इसका हैंडल की पोजीशन जो है नीचे की तरफ होता है, अर्थात वर्टिकल पोजीशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हील सेट पर गोलाबारी क्या कारण? गोलाबारी का मतलब हो जाता है सेलिंग, खरोंच। ठीक है ना, गोलाबारी स्लैंग का मतलब खरोंच जो हो जाता है उसके बारे में यह क्वेश्चन। जो व्हील होता है इस पर मतलब खरोंच जो हो जाता है, सेलिंग जो होता है उसी को हम लोग गोलाबारी करते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, ब्रेक कैलिपर शायद काम जाम हो गया है, ये सारा के सारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर में देखते हैं, एलएच में दिए गए पेसेट को रीसेट कहां से करेंगे? रीसेट हम वहां से करेंगे जहां से चैन को खींचा गया था। ठीक है, जहां से चैन खींचा गया है, अर्थात सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में जानने के लिए पार्ट 1 को जाकर के देखेंगे। कैसनो बोगी के निरीक्षण और रख रखाव के लिए निर्देश के लिए RDSO का तकनीक कौन सा है? तो डी नंबर में दिया हुआ है, यानी G95 होगा। क्या होगा? G95 होगा। लास्ट क्वेश्चन में कि एंड ऑन जनरेशन प्रणाली कौन सा लाभ नहीं है? क्वेश्चन में क्या है? नहीं है। तो यह कम प्रारंभिक लागत, इसमें प्रारंभिक लागत जो है कम होता है। इसमें क्या होता है? प्रारंभिक लागत कम होता है। ठीक है, एंड हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको जल्दी बता दूं कि मुझसे जुड़ने के लिए LDCJ AWM के अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए या टेस्ट में शामिल होने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, कांटेक्ट करिए इस व्हाट्सएप नंबर पर और मुझसे जुड़ सकते हैं। कृपया करके फोन नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे और आपको PDF जो है प्राप्त हो जाएगा। CNW से लेकर के ICF डेमो मेमो जो है, वैगन पास PTO जितने भी होता है, इंसेंटिव जितने भी सारे मतलब कि ऑल टू ऑल डिपार्टमेंटल ITI से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे, आपको सारे के सारे नियम बताया जाएगा कि कैसे आपको प्राप्त होगा, प्रोसेस क्या है आपको मतलब PDF प्राप्त करने का। ठीक है, बहुत वीडियो लंबा हो गया, चलते हैं यही वीडियो समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।